वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 जनवरी को हुए सीटेट के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, और जो आपको आंसर बताया जा रहा है सारे ऑफिशियल आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिक विन्यास के पूर्व पहले से जो निर्धारित हो जाती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक कौन सा, ये तो आपको पता ही है। प्राथमिक कारक है हमारा परिवार, और द्वितीय कारक क्या है? विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार है? क्या आधार है? इसका राइट आंसर हुआ, जो 7 से 8 वर्षीय बच्चे कैसे निर्णय लेते हैं? दंड और आज्ञा पालन, ये आधार है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस शब्द में प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपका, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई आधारित क्रम देना, उनको सीक्वेंस में लगाना वस्तुओं को, जैसे लंबाई के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीयता, सेंट्रेशन है। वो ये समझती है ये चिकनी मिट्टी है, इसको हम दबा देंगे तो ये लंबी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ये मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर। वाइगोत्स्की सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये उनका सिद्धांत ये 3 एस्पेक्ट पर ही आधारित है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से संवाद मतलब सेल्फ डायरेक्शन दे रहा है बच्चा खुद को, तो इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इसका राइट आंसर को निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है? सहयोगितापूर्ण अधिगम, बच्चे ग्रुप में बैठ के सीखते हैं, एक दूसरे से सहयोग लेके, जो कि जॉन डुई ने दी थी प्रगतिशील कक्षा के बारे में बताया था, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका, यह बुद्धि क्या दर्शाती है? अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, मतलब जो दूसरे की उसको समझ लेता है, दूसरे की इच्छाओं को, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में ध्यान रख लो, जो दूसरों की समझ ले वो इंटरपर्सनल, और जो खुद की समझ ले वो इंट्रा होता है, INT, अरे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है उसकी। दूसरों की समझे वो इंटर, और जो खुद की समझे वो इंट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं कैसी हैं? अधिग्रहित व्यवहार हैं जेंडर भूमिकाएं, जो हमने समाज से सीखी हैं जेंडर।
और क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आया था, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये तो हमें करना ही नहीं है। उच्चतम अंक कैसे आए, कौन सी विधि लगाएं, और मेरे अलावा इन परिणामों का कौन उपयोग करेगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड और थर्ड। इस वाले क्वेश्चन का सबको कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं था कोई सेकंड और थर्ड का, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई है। उसमें सारे बच्चे आ जाएं समावेशी कक्षा में, भेदभाव नहीं करना उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, कथन और कारण वाला। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये तो राइट बात है, उनको पढ़ाते समय अपने टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दिया है? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। इसका कारण भी सही दिया है। क्यों अपनाने चाहिए उनको अपने टीचिंग मटेरियल एड्स? क्योंकि जो उनके लर्नर है ना, लर्नर्स हैं, उनको जो उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको अधिगम को है ना अनुकूल बनाया जा सके। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आलेख वैकल्य। उसको लिखने में दिक्कत होती है। आलेख वैकल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ग्राफिया। और पढ़ने में होती है उसको क्या बोलते हैं? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। और गणन वैकल्य किसको बोलते हैं? जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा मानकीकरण पद्धति। ये तो बिल्कुल नहीं रॉन्ग। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 आया था हमारा। 20th क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी का कौन सा लक्षण अनिवार्य? अपसारी चिंतन मतलब दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, या सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। ये चारों ही ऑप्शन हमको ठीक लग रहे हैं। इसका राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन है चारों। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? अध्यापिका ने एक फ़ोन नंबर दिया, उसको ऐसे डिवाइड कर दिया 3 और 4 के पेयर में, तो बच्चों ने ना उनको खंड करके याद किया है, उसको पेयर में याद किया। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा? खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका
परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। और परामती विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। परामती एक नाम है। जो विद्यार्थियों के एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम को कौन सुसाध्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना हमें, तभी जो हमारा अधिगम होगा वो सार्थक होगा, मीनिंगफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। किसकी भावना उत्पन्न होती है? गर्व की भावना उत्पन्न होगी उनमें, क्योंकि वो जो उनकी सफलता है ना वो आंतरिक कारणों की वजह से हुई, तो उसको प्राउड फील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को एक और प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा करने के मौके वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक की निर्दिष्ट अवधि का समय बचाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो उनकी वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं उनकी मिसकॉन्सेप्शन होती हैं। जैसे कि बच्चे कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाने हैं बच्चे, तो उनके साथ पेड़ भी चल रहे हैं। जो उनकी भ्रांतियाँ हैं ना वो उन्होंने अपने दिमाग में बैठा ली हैं। तो हमें इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा घटित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उनकी जो वैकल्पिक मिसकॉन्सेप्शन है ना उनके, उसको है ना वो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, उनको गौर करना चाहिए, उनको ना उसमें सुधार करना चाहिए हमें, ना कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारात्मक। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ना, व्यवहारवादी, वो ही कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट दो बच्चों को सीखने के लिए। आज हम आपके लिए लेके आए 1 जनवरी 2022 को हुए सीटेट में ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। ये मान लो बिंदु ए है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। ओ एक बिंदु उस पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में। ओ पर है एक बिंदु, ये ओ है बिंदु, इसके कहाँ पर है? ठीक उत्तर में। ऐसे होती है ना, पूरब, पश्चिम,
उत्तर ऊपर होता है, उत्तर दक्षिण। तो ए के उत्तर में है, जो ए से कितनी दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है। और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। बी, ये ओ का पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये होगी पश्चिम दिशा। ये है बी बिंदु, ये कितनी दूरी है, 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। ए से बी की दूरी कितनी है ना, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 + 50 कितनी हो गई, 170। और क्या पूछा है, ए बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी, ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ये वाली, ये दिख रही है, ये पश्चिम, ये दक्षिण दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, जब किसी कपड़े पर दूध को गिराया जाता है और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह क्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा निस्पंदन, फिल्ट्रेशन होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा के मानचित्र में एक सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमीली दरवाजे तक की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कम से कम क्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 1.177 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ठीक उत्तर पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में घने जंगल हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर होगा 8850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 69 पे। टूटता हुआ तारा क्या होता है। टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं टूटते हुए तारे। चलते क्वेश्चन नंबर 70। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती और इस वृक्ष की छाल का प्रयोग दवाई बनाने में तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर होगा A, B और D। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। लद्दाख, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र कहाँ से आया है। इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर में क्या खाते हैं, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। और गोवा में तो पता ही है, टैपिकोआ खाते हैं, तेल में पका हुआ, सरसों के तेल में पका हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चों का भार लगभग 200 kg होता है। अधिकांश हाथी औसत एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के
पश्चात किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 74 का। लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। मैचिंग करनी है इसमें। ये कहाँ के हैं? अभी पढ़ा था, सरसों के तेल में बनी पकी मछली कहाँ की है? कश्मीर की। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक और शिफ्ट में। कश्मीर की है। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ की है? ये देख लो, थर्ड का डी किस किस में दिया है? ऑप्शन में देख लो, थर्ड का डी 2 में दिया है। ये हमारे 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। थर्ड का डी इसमें दिया है। अब चलते हैं। और नारियल के तेल के करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ, ये कहाँ का है? केरल का। ये कश्मीर और ये केरल हो गया। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली, ये गोवा की है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। अपनी कक्षा फोर्थ के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। क्वेश्चन नंबर 77 पे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को और समावेशन को। इसका आंसर होगा ए, बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78 पे। कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न मकान निर्माण पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 81 पे। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। इसका राइट आंसर हुआ अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 82 पे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका स्पर्शी अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। चौथा क्वेश्चन नंबर 83 पे। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का आकलन कब किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्निवेश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका जांच सूची करेंगे। जांच सूची। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? सीखने के आकलन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक विद्यार्थी को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे। जो उनकी उपलब्धि हुई है उनके विषय में जो भी उनकी जानकारी है वो इकट्ठा करें। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए और सी।
आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। चौथा क्वेश्चन नंबर 87 पे, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है? परिकल्पना की जांच करना। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे, थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? उप थीम कौन सी है? कार्य और खेल। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये अपसारी चिंतन वाला प्रश्न है, इसमें है ना छात्र की क्रिएटिविटी लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने के गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ये हो गया आज EVS के हमारे 30 क्वेश्चन। अब यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।